तीन अंग्रेजन भाभी ने बनाया काली ननद के लिए लहंगा। आज आखिरकार हम शादी करके घर चलेंगे एमी। देखना, मेरी माँ भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। हाँ, माँ को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि हम विदेश से उनकी 3-3 बहुओं के साथ लौटेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी हाफ फैमिली इंडियन है और मैंने इंडियन फैमिलीज को देखा है, वो लव मैरिज को ज्यादातर एक्सेप्ट नहीं करते। क्या तुम्हारी माँ हमें एक्सेप्ट करेंगी? तुम चिंता मत करो, मेरी माँ वैसी नहीं है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बहुत ही खुशी से एक्सेप्ट कर लेगी। अब तुम ज्यादा टेंशन मत लो और बस अपनी एक नए देश में नई जिंदगी की तैयारी करो। वीर, राज और रवि तीनों ही भाई थे जो कि पढ़ाई के बाद विदेश में नौकरी कर रहे थे। बस वहीं पर उन्हें 3 अंग्रेजन लड़कियां पसंद आ गईं और उन्होंने बिना अपनी माँ से पूछे शादी कर ली। शादी के बाद तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को अपने घर लेकर पहुंचे, जहां कमला अपने बेटों के साथ अंग्रेजन लड़कियों को देख हैरान हो गई। अरे बेटा, ये तीनों कौन हैं? माँ, ये आपकी बहुएं हैं, एमी, सोफिया और पोनी। बहुएं? जी माँ। तुम तीनों होश में तो हो? क्या हुआ माँ, आप खुश नहीं हो? अरे ऐसे 2 कौड़ी के काम करके तुम मुझसे खुश होने की उम्मीद लगा रहे हो? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने अपनी इस माँ से एक बार भी सलाह लेना जरूरी नहीं समझा? अरे मेरे नहीं तो एक बार अपनी बहन के बारे में ही सोच लेते। अभी तो ये भी तुमसे बड़ी होकर घर में कुंवारी बैठी है। अरे तुम तीनों अपने सर पर सेहरा सजा आए। कमला अपने बेटों और बहुओं को दरवाजे पर ही डांटने लगी। वहीं पास में उसकी बेटी कोयल भी खड़ी हुई थी। अपनी माँ की बातें सुनकर वो बोली, कोई नहीं माँ, मेरे भाइयों की अब उम्र शादी के लायक हो गई है। अगर उन्होंने खुद ही शादी कर भी ली तो आप उन्हें मत डांटिए। रही बात मेरी, तो मेरे लिए रिश्ते मेरे रंग की वजह से नहीं मिल पाते हैं और मेरी वजह से आप इन्हें कब तक कुंवारा रखती। इसीलिए अच्छा ही है जो इन्होंने अपना जीवन साथी खुद ही चुन लिया। इन लड़कियों के साथ अगर ये खुश हैं तो इससे अच्छी क्या बात है। मेरी शादी जब होनी होगी हो जाएगी। मेरी वजह से आप इन्हें मत डांटिए और अपनी बहुओं को अंदर बुला लीजिए। अपनी बेटी की बात सुनकर कमला कुछ देर को चुप हो गई और फिर कुछ देर बाद बोली, ठीक है, तू कहती है तो मैं इन्हें बुला लेती हूँ, लेकिन हाँ, अभी मैंने तुम्हें बहू के रूप में अपनाया नहीं है। मैं तुम्हें उस दिन अपनाऊंगी जब तुम मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढोगी और इसे अपने हाथों से सजा कर विदा करोगी। और ये बात मेरे तीनों नालायकों पर भी लागू होती है। कमला ऐसे बोलकर कमरे में चली गई। उसकी तीनों विदेशी बहुएं घर में आ गईं, लेकिन अभी उन्हें बहू वाला दर्जा नहीं मिला था। दीदी तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। मुझे भरोसा है और हम भी उसमें मदद करेंगे। तीनों भाई और भाभियों ने उसी दिन से अपनी ननद के लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश करनी शुरू कर दी। 2-3 दिनों में रवि को एक रिश्ता मिला, लेकिन वो कोयले के रंग की वजह से हाथ से निकल गया। माँ, मैं इतनी काली लड़की से शादी नहीं करूंगा। माफ करना बहन, आपका घर बार सब कुछ अच्छा है, लेकिन लड़की का रंग कुछ ज्यादा ही काला है। इतनी काली लड़की तो मेरे लड़के के साथ बिल्कुल हीरे के साथ कोयले जैसी लगेगी। देखो बहन, आपको मेरी बेटी पसंद हो तो यहाँ ठहरो, वरना अपने हीरे को लेकर चली जाओ। तेवर क्यों दिखा रही हो? जा ही रहे हैं। वैसे भी मैं तो अपने बेटे के लिए भी हीरा ही देखूंगी, इस कोयले का क्या मोल। वो औरत ऐसे बोल ही रही थी कि तभी हाथों में चाय नाश्ता लिए 3 अंग्रेजन बहुएं आईं। उन्हें इन सब बातों के बारे में पता नहीं था। माँ जी, आंटी जी, लीजिए टी। अरे वाह, ये तीनों भी तुम्हारी बेटी हैं क्या? कितनी सुंदर है। इन पर निशाने मत साधो, ये मेरी बेटियां नहीं, मेरे बेटों की पत्नियां हैं। इसलिए अपनी इस नजर को नीचे ही रखो और निकल जाओ, समझी? जा रही हूँ। वैसे भी तुम्हारी बेटी को देख देख कर अब मेरा भी जी खराब सा हो रहा है। चल बेटा। कोयल का एक और रिश्ता उसके रंग की वजह से ही टूट गया था। इसी तरह से वीर और राज ने भी अपनी बहन के लिए रिश्ते ढूंढे, लेकिन वो सभी भी टूट गए। आखिर में खुद ही एक रिश्ता कमला की चौखट पर आया। देखिए मेरी बेटी और हमारे घर का माहौल वगैरह सब कुछ आपके सामने है। जी हाँ, मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। मुझे आपकी बेटी पसंद है और मैं बहुत खुशी से इसे अपनी बहू बनाने को तैयार हूँ। शुक्रिया बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बहू को किसी साधारण से ब्राइडल लहंगे में ना विदा करें, किसी यूनिक से लहंगे में विदा करो जो सभी मेरी दुल्हन को देखते रह जाएं। कंचन की शर्त सुनकर कमला तो थोड़ी सी सोच में पड़ गई, लेकिन तभी उसकी अंग्रेजन बहू पौनी बोल पड़ी।
आप फिक्र मत कीजिए, हम अपनी ननद को ऐसे जोड़े में विदा करेंगे कि सभी मेहमान देखते रह जाएंगे। पौनी की बात सुनकर कंचन खुश हो गई और उसने रिश्ता पक्का कर दिया। जब कंचन घर आ गई तब कमला अपनी अंग्रेजन बहुओं से बोली, मेरी बेटी का लहंगा बहुत ही सुंदर होना चाहिए। तुमने ये जिम्मेदारी ले तो ली है, लेकिन इसे अच्छे से निभाना। जी सासू माँ। तीनों अंग्रेजन अपनी सास से ऐसे बोलकर सोचने लगी कि वो आखिर कैसा लहंगा लेकर आएंगी जो यूनिक हो। अगर हम बाजार से लहंगा खरीदने गए तो बस साधारण शादी के जोड़े जैसा ही मिलेगा, हम यूनिक लहंगा कहाँ से लाएंगे? तीनों ऐसे ही सोच विचार कर रही थी कि तभी सोफिया को आइडिया आया, क्यों ना हम अपनी ननद के लिए खुद ब्राइडल लहंगा बनाएं। मेरी नानी ने मुझे स्टिचिंग सिखाई थी, हम इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल मिक्स करके लहंगा बना सकते हैं। ग्रेट, हम ऐसे कर सकते हैं। हम उसे इंडियन जरी आर्ट और वेस्टर्न फ्लावर्स ब्राइडल ड्रेस की तरह सजा देंगे। तीनों भाभियों ने आपस में डिस्कस किया और उन्होंने ब्राइडल लहंगा बनाना शुरू कर दिया। सोफिया ने लहंगा सिला और पोनी और एमी ने उस पर मोती, कटदाना और सितारे वगैरह से कढ़ाई कर दी। वो लहंगा कुछ अलग और इंडियन और विदेशी स्टाइल मिक्स था। मोती कटदाने का तो काम हो गया, अब हम इस पर फूल शादी के दिन सजाएंगे। एक हफ्ते बाद शादी थी। देखते ही देखते एक हफ्ता भी बीत गया और कोयल की शादी का दिन आ गया। मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया है। ननद जी, आज आपको विदेशी आर्टिस्ट शादी के लिए रेडी करेगी। मेरी बेटी को अच्छे से सजाना। चिंता मत कीजिए सासू माँ, आज कोयल दीदी की सासू माँ भी खुश हो जाएंगी और आप भी हमें जरूर अपना लोगी। कुछ भी ऐसे बोलती हुई कमला चली गई, लेकिन मन ही मन वो भी अपनी बहुओं की अपनी ननद के लिए फिक्र और मेहनत देख खुश थी। एक भाभी कोयल का मेकअप कर रही थी तो दोस्त के लहंगे और ब्लाउज वगैरह को सफेद रंग के छोटे छोटे फूलों से सजा रही थी। एमी, जरा कोयल दीदी के बालों में भी फूल लगा दो। जरूर, मुझे लहंगे के लिए थोड़े से और फूल चाहिए। इसी तरह से तीनों भाभियां लगी पड़ी थी। कुछ ही देर में कोयल पूरी तैयार हो गई और कमला उसे तैयार हुए देखती रह गई। उसके लहंगे से लेकर हर चीज बहुत ही सुंदर और अलग तरह की लग रही थी। वाह, कैसी लग रही हूँ मैं माँ? बिल्कुल परी जैसी। किसी ने सच ही कहा है कि सुंदरता कभी भी रंग की मोहताज नहीं होती। कमला ने ऐसे बोलकर अपनी बेटी को गले लगा लिया और कुछ ही देर बाद बारात भी आ गई और कंचन भी कोयल को देखकर खुश हो गई। वाह, सभी मेहमानों की नजर सिर्फ मेरी बहू पर ही है। कमला बहन, तुम्हारी बहुओं ने कमाल ही कर दिया। सभी मेहमानों ने भी कोयल के लहंगे की बहुत तारीफ की और कोयल खुशी खुशी मायके से विदा हो गई। अपनी बेटी को खुश देख कमला भी बहुत खुश थी और सभी मेहमानों के जाने के बाद, सासू माँ, आपने हमें बुलाया? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। शुक्रिया बहुओं, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी के चेहरे पर हंसी खिली है। उसका घर बसा है और उससे मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे माफ करना जो भी मैंने अब तक तुमसे बोला। अरे माँ जी, आप माफी मत मांगिए। आज हमने आपकी बहू होने का हक शायद पा लिया है, बस हमें कुछ और नहीं चाहिए। अपनी बहुओं की बात सुनकर कमला ने उन्हें गले से लगा लिया। अब कमला भी अपनी अंग्रेजन बहुओं को अपना चुकी थी और कोयल भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी और अब सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। सौतेली माँ बनी सौतन। विक्रम, तुम तैयार हुए या नहीं? हाँ, हो गया हूँ, चलो चलते हैं। हमारा इंतजार कर रही होंगी, हमें काफी देर हो चुकी है। मैं तुम्हें शॉर्टकट वाले रास्ते से लेकर चलता हूँ, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। शनाया की माँ ने उसके लिए डिनर प्लान किया था, जिसके चलते शनाया अपने पति विक्रम के साथ अपनी माँ के घर पहुंच जाती है। तुम दोनों ने तो बहुत ज्यादा देरी कर दी आने में। देखो, सारा खाना ठंडा हो गया है। चलो अंदर आओ, मैं दोबारा खाना गर्म कर देती हूँ। राधा अपनी बेटी और दामाद को घर के अंदर बुला लेती है, जिसके बाद वो उन्हें खाना गर्म करके परोसती है। उसका दामाद और उसकी बेटी दोनों पेट भर के खाना खाते हैं। वाह माँ, बहुत अच्छा खाना बनाया आपने। खाना आपके हाथों का होता है, खाते ही बहुत मजा आ जाता है। तुम भी ना बेटी हमेशा मेरे हाथ के खाने की तारीफ करती रहती हो। तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए थोड़े से पुलाव और लेकर आती हूँ। राधा रसोई में जाती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को थोड़ी से और पुलाव ला कर देती है। इसी प्रकार वो सभी एक साथ पेट भरकर खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद राधा अपने दामाद और अपनी बेटी से कहती है,
आज की रात तुम दोनों यहीं पर रुक जाना। विक्रम, तुम कल सुबह यहीं से ड्यूटी कर लेना। मैं भी तो अपनी बेटी के साथ एक दिन गुजारना चाहती हूँ। राधा ऐसा कहकर अपने दामाद और अपनी बेटी को रोक लेती है, जिसके बाद काफी रात तक राधा अपनी बेटी से बातें करती रहती है। जैसे ही उसकी बेटी शनाया अपने कमरे में सोने चली जाती है, राधा छत पर पहुंचकर विक्रम को मैसेज करती है। मैंने शनाया को सोने के लिए भेज दिया है, जैसे ही वो सो जाएगी तुम छत पर आ जाना। राधा का मैसेज पढ़ने के बाद विक्रम अपनी पत्नी शनाया के सोने के बाद छत पर पहुंच जाता है, जहां वो छत पर जाते ही पीछे से राधा को हक कर लेता है और उससे कहता है, अरे वाह सासू माँ जी, आप तो बहुत हॉट लग रही हो इस सुहानी रात में। अरे अरे रहने दो, बस करो। तुम्हें मैसेज की हुई कितनी देर हो गई और तुम अब आए हो? कम से कम थोड़ा टाइम तो देख लेते। क्या करूं, शनाया ने सोने में ही बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। ये सब छोड़ो, शनाया की बातें करके अब हमारी रात को खराब मत करो। इस प्रकार राधा अपनी ही बेटी की सौतन बनकर उसे धोखा दे रही थी। वहीं विक्रम भी राधा की अदाओं पर फिदा हो चुका था, जिसके चलते वो भी अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। आधी रात को 3 बजे के करीब शनाया की आंख खुलती है और वो बिस्तर पर अपने आप को अकेला पाती है। अरे इतनी रात का विक्रम जी कहाँ गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शनाया विक्रम को देखने के लिए उठती है और चलते चलते रसोई की तरफ और घर में यहाँ वहां ढूंढने लगती है, लेकिन शनाया को विक्रम कहीं भी नजर नहीं आता। इसके बाद वो चुपचाप वापस अपने कमरे में आ रही होती है। कमरे में जैसे ही वो आती है, उसे विक्रम उसी की जगह पर सोता हुआ नजर आता है। अरे ये क्या, विक्रम जी तो यहीं पर हैं, पर वो तो शायद, अच्छा मुझे ही कहीं कोई गलतफहमी हो गई होगी। चुपचाप से शनाया आकर अपने बिस्तर पर सो जाती है, जिसके बाद विक्रम हल्की सी करवट कर अपने ही मन सोचता है, आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर शनाया ने मुझे छत पर अपनी ही माँ के साथ देख लिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। ऐसा सोचने के बाद विक्रम सो जाता है। अगले दिन विक्रम अपनी जॉब के लिए निकल जाता है और शनाया भी अपने ससुराल वापस आ जाती है। इसके बाद 1-2 दिन और बीत जाते हैं और फिर से किसी न किसी बहाने से राधा अपने दामाद को अपने घर पर बुलाने की कोशिश करती है। अरे शनाया बेटी, अब मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मैं तुझे व्हाट्सएप पर एक पेपर भेज रही हूँ। उस पर मेरी कुछ दवाइयाँ लिखी हैं जो डॉक्टर ने मुझे मंगवाने के लिए कहा है। देख बेटी, मैं तो जा नहीं सकती, इसलिए तू मेरे दामाद से कह दे, वो दवाइयाँ लेकर घर पर आ जाएगा। अरे माँ, अगर इतनी ही परेशानी है तो मैं आ जाती हूँ, कुछ दिनों के लिए आपके घर पर आपकी देखरेख भी कर दूंगी। शनाया ऐसा कहती है, लेकिन दूसरी तरफ से फोन पर राधा कहती है, अरे नहीं बेटी नहीं, ऐसी कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तेरे ससुराल में तेरे सास ससुर भी तो हैं, तुझे उनकी भी तबीयत देखनी है, उनकी भी सेवा करनी है, उन्हें संभालना है। मेरा क्या है, मैं तो अपनी देखरेख कर लूंगी। ज्यादा हुआ तो तू विक्रम को भेज दिया कर मेरे हालचाल लेने के लिए। ऐसा कहकर राधा फोन काट देती है, जिसके बाद शनाया अपनी माँ के लिए परेशान होकर अपने पति के पास जाती है और कहती है, बात सुनिए, मेरी माँ की तबीयत खराब है, उन्हें ये सारी दवाइयाँ ला कर दे दीजिए। ये मैं आपको भेज देती हूँ, ये डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा है। शनाया डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा विक्रम को दे देती है, जिसके बाद विक्रम वो सारी दवाइयाँ लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर पहुंचता है। वहां से वो दवाइयाँ लेता है और सीधा अपनी सास के घर पहुंच जाता है, जहां वो सीधा उसके कमरे में जाकर उससे कहता है, अरे सासू माँ जी, कैसे अपनी तबीयत खराब कर ली तुमने मेरे होते हुए? तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये देखो, मैं तुम्हारी दवाई लेकर आया हूँ, अब तुम झटपट ठीक हो जाओ। किसने कहा कि मैं बीमार हूँ? ये तो तुम्हें अपने करीब बुलाने का एक सिर्फ और सिर्फ बहाना था। दूर क्यों खड़े हो, आओ मेरे पास आओ। विक्रम राधा के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। इसके बाद वो उससे कहता है, रोमांस थोड़ी देर में कर लेंगे, लेकिन उससे पहले सासू माँ, मुझे आपके हाथों का बना हुआ खाना खाना है। बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या आप मुझे अपने हाथों का खाना खिलाओगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम तो मेरी जान हो, तुम्हारे लिए नहीं बनाऊंगी तो किसके लिए बनाऊंगी। राधा ऐसा कहकर रसोई में जाती है और विक्रम के लिए खाने में रसमलाई और शाही पनीर की सब्जी बनाती है। उसी वक्त घर पर शनाया भी जाती है। रसोई से आ रही खुशबू को सूंघते हुए वो रसोई में पहुंचती है। अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपकी तो तबीयत खराब थी ना? शनाया को अपने सामने खड़ा देख राधा एकदम से चौंक जाती है। अरे तुम यहाँ पर? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैंने सोचा कि आपके पास आ जाऊं। लाओ माँ, मैं आपका खाना बनाने में मदद करती हूँ। जैसे विक्रम जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए मेरे पति? शनाया ऐसा कहकर काम करती रहती है कि तभी पीछे से आकर विक्रम शनाया की माँ राधा को हक करने लगता है, जिसके चलते राधा धीरे से विक्रम से कहती है, अरे छोड़ो मुझे, शनाया ने देख लिया तो? नहीं दिखेगी, मैं हूं ना, परेशान क्यों रही हो सासू माँ जी? तभी शनाया एकदम से पीछे मुड़कर देख लेती है अपने पति की बाहों में अपनी माँ को। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो मेरे पीछे से ये सब चल रहा था?
वैसे मुझे अंदाजा तो लग रहा था, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हुआ। आज अपनी आंखों के सामने आप दोनों को एक साथ देख मुझे यकीन हो गया है कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। एक डायन भी 7 घर छोड़कर डसती है। माँ, तुमने तो अपनी ही बेटी के घर को उजाड़ दिया। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे नहीं बेटी, ऐसा कुछ भी नहीं। माँ, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच मेरे सामने है। आप दोनों रंगे हाथ पकड़े गए हो। मुझे तो यकीन नहीं होता मेरी माँ ही मेरी सौतन बन गई, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं जानती हूँ आप मेरी सौतेली माँ हो, इसलिए ये सब हो रहा है। तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ? ये सच तो तुम्हारे पिता और मैं बचपन से अभी तक तुम्हारे सामने आने नहीं दिया हमने। मेरे पिता ने मुझे कुछ साल पहले ही बताकर ये सब कुछ बताया था कि आप मेरी सगी नहीं सौतेली माँ हो, और सौतेली माँ ही अपनी बेटी का घर उजाड़ सकती है, बसा नहीं सकती। चले जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। शनाया अपने पति और अपनी सौतेली माँ को अपने घर से निकाल देती है, जिसके बाद वो अपने ही घर में अकेली रहने लगती है। कुछ दिन बीत जाती हैं और एक दिन शनाया के पिता विदेश से उससे मिलने के लिए उसके पास आते हैं। शनाया अपने पिता को अपनी माँ की सारी सच्चाई बताती है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि राधा ऐसा करेगी। कबीर ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने राधा और विक्रम आ जाते हैं। कबीर बिना सोचे समझे राधा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है। शर्म नहीं आई अपनी बेटी का घर बर्बाद करते हुए? तुम जैसी सौतेली माँ को तो पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। राधा अपने पति और अपनी बेटी के पैरों में गिर जाती है और अपनी गलतियों की माफी मांगती है। माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत भूल हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप भी मुझे माफ कर दीजिए, और शनाया बेटी तुम भी मुझे माफ कर दो। विक्रम भी अपनी गलतियों की माफी मांगता है, जिसके चलते कबीर गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन तभी शनाया अपने पिता को रोकती है और उससे कहती है, छोड़ दीजिए पिताजी, ने अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैंने माँ को माफ कर दिया और अपने पति को भी। शनाया सबको माफ कर देती है, जिसके बाद वो अपने पति के साथ अपने ससुराल जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। वहीं उसकी सौतेली माँ राधा कबीर के साथ विदेश चली जाती है। इसके बाद शनाया अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।